हम आ गए हैं अपनी अपनी अगली क्लास में। ठीक है, पहुंच गए हैं और ये है हमारे पास अगला टॉपिक 442, पेज नंबर है 140। लिख देता हूँ मैं इसको। क्या है ये भैया? ये है 442 ऐसे। पेज नंबर है 140। नाम है इसका साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन यानी एक ऐसा यंत्र है ये जो कण को तेज भगाएगा, कण की चाल बढ़ाएगा, कण की रफ्तार बढ़ाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। नाम लिखते हैं इसका पहले यार, साइक्लोट्रॉन। ये रहा भाई, लो साइक्लोट्रॉन। अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ इसको, साइक्लोट्रॉन। ठीक, कण को त्वरित करने का या कण की चाल बढ़ाने वाला एक यंत्र साइक्लोट्रॉन। ठीक, अब ये होता क्या है मैं समझा देता हूँ इसको आपको। अब ये जो साइक्लोट्रॉन है किस लेवल पर ये महत्वपूर्ण है, यानी किस लेवल पर ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में तो वृत्तीय पथ पर गति करते हैं कण, और आपने देखा कुंडलिनी गति। तो वृत्तीय पथ पर आवेशित कण की जो गति होती है या विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की जो गति है, जो लॉरेंज के बल के अनुसार होती है, कंपटीशन में तो सवाल उसी पे बनता है। स्पेशली साइक्लोट्रॉन पे तो कुछ सवाल नहीं बनता कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षा में कुछ नहीं। हाँ, जो इसके अंदर जो फंडामेंटल है, जो यूज होता है फार्मूला, उस पर सवाल बनता रहता है। ठीक, अब क्योंकि इसके अंदर जो भी है वो लॉरेंज के बल के अनुसार ही इसके सूत्र हैं। बोर्ड लेवल पर ये 100% इम्पोर्टेंट है। यानी 12वीं कक्षा में आप स्कूल एग्ज़ाम देंगे या बोर्ड एग्ज़ाम देंगे बोर्ड का, तब ये 100% इम्पोर्टेंट है। मतलब ये मान के चलिए ये आता ही रहता है बोर्ड में। ठीक, अब चलिए देखते हैं साइक्लोट्रॉन है क्या। अब साइक्लोट्रॉन का सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसका प्रोग्राम क्या है। इसका प्रोग्राम क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए आपने एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से लगाए हैं कि वो एक दूसरे के लंबवत हैं, लंबवत रहते हैं। तो और चुंबकीय क्षेत्र कण को वृत्तीय पथ पर घुमाता है। अब मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, देखिए ऐसे ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ मैंने बना दिया चुंबकीय क्षेत्र। अब इसको ऊपर की तरफ मानने का मतलब मेरा ये हो गया कि नीचे से, बात को समझ रहे होंगे आप, कि नीचे से चुंबकीय क्षेत्र ऊपर को जा रहा है, नीचे से चुंबकीय क्षेत्र ऊपर को जा रहा है। अब इसमें मान लीजिए मैं कोई पॉजिटिव आवेश भेजूँ, इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज छोड़ दूँ, तो उसमें बात हुई थी कि भाई यूँ घूमता है वो। ठीक, उसके ऊपर एक अभिकेंद्रीय बल लगेगा और वो सर्कल पे घूमने लगेगा, क्या वृत्त पे घूमने लगेगा। वो किस दिशा में लगेगा इस बारे में हम बात कर चुके हैं यार। ठीक, हमने घुमाया था यूँ, पॉजिटिव चार्ज यूँ घूमेगा क्लॉकवाइज, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ है, और नेगेटिव चार्ज यूँ घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, देखा जा सकता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हम इसमें छोड़ देते हैं तो कहता है एक सर्कल सा बना लो, एक पॉजिटिव चार्ज को चलाओ पहले इसमें ऐसे। तो जो रास्ता दिखा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये पॉजिटिव चार्ज का रास्ता है। ये मान लीजिए ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज है ना, तो मान लेते हैं भाई ये पॉजिटिव चार्ज का रास्ता है ऐसे। ठीक, और जिस वृत्त पर ये घूमेगा उसकी त्रिज्या ये है ऐसे। ठीक, इस रास्ते पर ये घूमेगा, घूमता रहेगा। और ये जो कण का आवेश है और जिस कण का जो द्रव्यमान है, यानी जो मास कहते हैं जिसको आप, वो बैलेंस होंगे, इसकी एक त्रिज्या बनेगी। उसके लिए सूत्र क्या होता है, mv²/r, और ये होता है qvb। यानी जो कण का वेग है वो लंबवत है विद्युत क्षेत्र के, यानी विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ है और कण का वेग क्षैतिज में, मान लिया जाए इस कमरे के अंदर क्षैतिज में है। ठीक है, तो इससे एक त्रिज्या मिल जाएगी हमें जिस त्रिज्या पे ये घूमेगा। ठीक, तो ये जो त्रिज्या है देखिए, ये वेग के
या चाल के समानुपाती है। यानी ये त्रिज्या इस चाल के समानुपाती है। यानी अगर चाल बढ़ती है तो त्रिज्या बढ़ती है। ठीक, यानी अगर मैं इसकी चाल बढ़ाऊं तो त्रिज्या बढ़ेगी। अब मैं इसकी चाल कैसे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये एक आवेशित कण है। तो कह रहा है जी बीच बीच में कहीं कहीं विद्युत क्षेत्र लगाओ, थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसको विद्युत क्षेत्र के झटके दो। मतलब जब भी ये मान लो यूँ घूम रहा है, जब भी यूँ आए बीच में, यहाँ इसको विद्युत क्षेत्र का झटका दे दो, आगे को और तेज हो जाएगा। फिर यहाँ आए बिल्कुल सामने, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र का झटका दे दो और तेज हो जाएगा। तो कहता है ऐसे घूमता गया, झटका लगता गया, झटका लगता गया, लगता गया, लगता गया, घूम गया। तो इस तरीके से एक ऐसा विद्युत क्षेत्र लगाओ कि जब जब भी ये किसी खास स्थिति में आए, जब जब भी ये किसी ऐसी स्थिति में आए कि जहाँ उसको मौका मिले विद्युत क्षेत्र को, तो इस पर झटका लगे, इस पर धक्का लगे, पुश लगे आगे की तरफ, इसको धक्का दिया जाए आगे की तरफ, इसकी चाल बढ़ा दी जाए। चाल बढ़ाने की वजह से इसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी। ठीक, यानी अगर यहाँ केंद्र पे डाल दें इसको, तो कहता है जी यूँ 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 यूँ, ठीक, ऐसे बढ़ता जाए। अब उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि हम विद्युत क्षेत्र कहाँ लगाएं। तो कहता है जी विद्युत क्षेत्र दो गैप बना लो, ऐसे दो गैप बना के ऐसे उनमें विद्युत क्षेत्र लगाओ, ऐसे ऐसे दो गैप बना लो। और जब भी ये इन गैप में से गुजरे, इस गैप में से गुजरे, तो इन दो गैप के ऊपर आवेश इस तरीके से आए, विद्युत क्षेत्र इस तरीके से लगे कि इसकी चाल बढ़ जाए। अब मान लीजिए दो गैप हैं, इनको बड़ा कर लूँ ऐसे, और आवेश यहाँ से आएगा यूँ, ये देखो पॉजिटिव आवेश है। अब यहाँ ये गैप है, इस पर पॉजिटिव आवेश आ जाए और इस पर नेगेटिव आवेश आ जाए। तो देखो जब जब ये इस गैप में आएगा, इस खांचे में से होकर गुजरेगा, तो अब देखो ये धनात्मक चार्ज इसे रिपेल करेगा, इसे प्रतिकर्षित करेगा। तो कहता है यहाँ पर इसकी चाल बढ़ जाएगी। जब जब भी ये यहाँ आए इस खांचे में, इसकी चाल बढ़े। कहता है ऐसा एक खांचा बना दो बीच में जिसमें इसकी चाल बढ़ जाए, और इस खांचे को एक ऐसी व्यवस्था दे दो कि इस पर ये आवेश जो है उतने ही समय के बाद वापस आ जाए जितने समय में घूम के ये वापस आ जाए। ठीक, तो कहता है ऐसा विद्युत क्षेत्र लगाएं जो समय के अनुसार जब जब ये चक्कर मार के आए यहीं पे आ जाए। अब कहता है इस चक्कर में कितना समय लगेगा, एक चक्कर में कितना समय लगेगा। तो एक चक्कर घूमने में समय कितना होता है, 2πm/bq। ये हम पता कर चुके हैं, वृत्तीय पथ पर गति हमने लगा लिया था 2πr/v, 2πr/b करके हमने ये बना लिया था, पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं इसको, एक चक्कर का समय। अब देखो चक्कर का जो समय है ये इसके चाल पर निर्भर नहीं है, इसमें कुछ भी चाल हो और ये कितनी भी त्रिज्या पे घूम रहा हो, देखो इसमें कहीं नहीं आया ये चीज़। ये किस पर निर्भर है, चुंबकीय क्षेत्र पर और आवेश पर। यानी समय उतना ही लेना है इसको, मतलब ज़्यादा चाल से घूमेगा, ज़्यादा बड़ी रेडियस पे घूम के आ जाएगा, लेकिन इतने टाइम में यहाँ आ जाएगा। तो कह रहा है इतने टाइम के बाद यहाँ इसी तरीके से आवेश प्रकट होता रहे, प्रकट हो जाए गायब हो जाए, प्रकट हो जाए गायब हो जाए। जब भी आवेश यहाँ आए ये प्रकट हो जाए और इसे चला दे। कहते ये पूरा का पूरा गैप आपको बनाना पड़ेगा, जब जब भी इस गैप में से गुजरेगा इस पे आगे की तरफ एक बल लगेगा और उसकी चाल को बढ़ाता रहेगा, जिसके कारण इसकी जो गति है वो बढ़ते 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 जो है त्रिज्या और चाल बढ़ते 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 अधिकतम चाल तक पहुंच जाएगी। यानी ये मामला ऐसे देखा जाए तो बढ़ते बढ़ते ये देखो ऐसे हो गया। अब ये जो गैप है, ये गैप जो लगा हुआ है, ये गैप कहता है ये गैप जहाँ लगा है, ये गैप जिस जगह पे लगा है उसमें हम क्या करें कि एक धातु की प्लेट लगा लें दोनों तरफ। ठीक, वो धातु की प्लेट कुछ ऐसी हों कि वो हो जाएं डिस्क की फॉर्म में, यानी डिस्क बन जाएं। अब डिस्क बनाने का मतलब हो गया मेरा कि डिस्क बना दूं, मान लीजिए मैं ऐसी एक डिस्क बना दूं, देखो ये पूरी डिस्क बना दी मैंने। अब देखो डिस्क से ढक दिया मैंने, ये लो ये डिस्क है, देखो नीचे भी डिस्क है, देखो ये रही डिस्क,
ये डिस्क बनाई देखो मैंने, ये रही वो डिस्क। ऐसी डिस्क है, ठीक। कह रहा जी इन दोनों डिस्क के बीच में ये घूमता है और ये दोनों डिस्क पर प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस तरीके से आते रहते हैं कि बार बार जब ये इस गैप में से गुजरता है आवेशित कण, तब इसकी चाल बढ़ती रहती है और उसी के कारण इसकी त्रिज्या बढ़ती रहती है। लेकिन इसके चक्कर में लगा समय वही बना रहता है। इसका मतलब मुझे यहाँ एक ऐसा विद्युत क्षेत्र लगाना होगा जो एक निश्चित समय में बदलता रहे, तो इसे कहते हैं एसी स्रोत, ठीक। एसी स्रोत या एसी ऑसिलेटर, ठीक। यानी ऑसिलेटर मतलब एक ऐसा आवर्त गति करने वाला एक ऐसा स्रोत है जो एक निश्चित समय में यहाँ विद्युत क्षेत्र बना देता है। जब जब ये गैप में आता है तो बना देता है, ठीक। अब ये तो था इसका प्रारूप जिससे चाल बढ़ती रहेगी। मोटे मोटे तौर पे हमने समझा कि इतने समय में ये चलता रहेगा, हर बार आवेश प्रकट होता रहेगा, घूमता रहेगा। अब बात आती है कि इसको दिखाएं कैसे, इसका सही तरीका क्या है दिखाने का। अब मैं वो चित्र बना के आपको दिखा देता हूँ कि बनेगा कैसे, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो डिस्क बना लेते हैं। देखो ऐसे यूँ ऐसे बना लेते हैं, एक ऐसे बना लेते हैं। देखो यूँ, ठीक। ये डिस्क है, इन डिस्क के बीच में आवेशित कण को घुमा के दिखा देते हैं यूँ। ये आवेशित कण है, इसको घुमा देते हैं, मान लीजिए इसको ऐसे पॉजिटिव चार्ज मान के ऐसे घुमा देते हैं, ठीक। और यूँ घूमेगा तो इसका मतलब बाहर की तरफ फील्ड बना देते हैं। अगर इसको ऐसे घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो अंदर की तरफ फील्ड बना देते हैं। तो बाहर की तरफ फील्ड आने का मतलब डॉटेड फील्ड बना देते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र का सिंबल होता है, यहाँ पे जो फील्ड है वो डॉटेड है। ये देखो पूरे क्षेत्र में ये डॉटेड है, ये बी हो गया। ऊपर की तरफ तो ये घूम जाएगा, ऊपर से देखने पे ये घूम जाएगा, ये आवेशित कण हो गया, ठीक। और ये जो दो पट्टियां हैं जिनके बीच में घूम रहा है ये हैं डी, इन्हें बोलते हैं D1 और D2, ठीक। डिस्क हैं ये, डिस्क सिलेंडर जैसे होता है ना, सिक्का जैसे होता है डिस्क टाइप, ऐसा ये दो डीज हैं। खाली सिलेंडर है, यानी बिल्कुल ऐसा मामला है। देखो ऐसे बना दिया, देखो मैंने। अब मान लो इसको एक सिलेंडर बना लूँ मैं, ऐसे पूरा समझाऊंगा मैं तुम्हें। अब ये देखो दो डीज हैं ऐसे, ये है देखो, ये एक डीज ये रही, एक डीज ये रही, इस तरह का मामला है ये। और ये रहा देखो ऐसे, ये रहा देखो ऐसा मामला। और बीच में ये जो जगह है बीच में, बीच वाली ना, ये कुछ नहीं गायब, ये सेटिंग है बस एक, इस तरीके से ये जगह है। देखो ये डीज है, ठीक। ये जो डी है ये वाली, ये आधा सिलेंडर जो है ये बन गई। देखो एक ये बन गई एक D1 और ये बन गई D2। इसी सिलेंडर में अंदर केंद्र पर आवेश को फेंका गया तो ये यूँ घूमता है इसी सिलेंडर में, ठीक। और फिर बाहर आ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ लगा दिया, इसी सिलेंडर में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ लगा दिया, ऊपर की तरफ लगा दिया। मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, ठीक। इन्हीं डीज को यहाँ पर एक एसी सोर्स से जोड़ दिया गया। एसी सोर्स यानी एसी करंट देने वाला प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, जो इस पर विद्युत क्षेत्र देता है। जब जब ये कण इनके बीच में आता है तो इस पर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होता है ताकि इसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके, ठीक। बाहर से देखने पर अगर इसे ऊपर से देखें तो इस तरह का दिखाई देता है ये, ठीक। यानी इस कमरे को मैं अगर साइक्लोट्रॉन मान लूँ, ठीक, मैंने इस कमरे को साइक्लोट्रॉन मान लिया, ठीक है। और ये आवेशित कण इसमें घूम रहा है,
ठीक। और बीच में मैंने एक ऐसी व्यवस्था कर दी इधर कि जब भी आवेशित कण यहाँ से गुजरे तो विद्युत क्षेत्र उसकी चाल बढ़ा दे, तो कण यूँ घूमते हुए पूरे में फैल जाएगा। फिर क्या करेगा, जब उसकी चाल बढ़ जाएगी उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक। अब बाहर निकालने के लिए हम क्या व्यवस्था करते हैं, ठीक, बाहर निकालने के लिए हम एक छोटा सा रिफ्लेक्टर लगा लेते हैं इसमें। यहाँ जैसे ही कण घूमते घूमते यहाँ आए तो वो रिफ्लेक्टर उसे बाहर कर दे कण को अधिक चाल पे। यानी जैसे यहाँ से निकल रहा है, मान के चलिए कि यहाँ से निकल रहा है ऐसे यूँ, तो यहाँ एक रिफ्लेक्टर लगा लेते हैं ऐसे, ठीक। कण यहाँ से बाहर आ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र कण की जो गति है, गति का तल है, उसके लंबवत है। अब बात आई कि सिद्धांत क्या है। तो सब बातें हैं तो समझ गए होंगे आप। ये सरल सी बात है कि वृत्ताकार गति में एक कण को भगाया जा रहा है। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये इम्पोर्टेंट बात है और ये आपको समझनी है। ठीक। क्या कि कण का आवर्तकाल एवं एसी स्रोत का आवर्तकाल समान होना चाहिए। ठीक। क्यों? क्योंकि जब जब भी कण विद्युत क्षेत्र के साथ आए, तो जब जब भी कण उस जगह में गुजरे, तब उतने ही समय के बाद वहाँ उस गैप में विद्युत क्षेत्र प्रकट हो और वो उसकी चाल को बढ़ा सके। ठीक। ये आ गया सिद्धांत। ये लिख के आना जरूर, उसको याद भी रखना है। ठीक है। अब हमने बना लिया कण का आवर्तकाल। अब बनाते हैं आवृत्ति, कण की आवृत्ति। अब ये कुछ सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं। कण की आवृत्ति न्यू ये होती है 1 आवर्तकाल, तो इसे पलट के लिख देते हैं BQ/2πm। ये हो गई कण की आवृत्ति। ठीक। अब इसके बाद कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि साइक्लोट्रॉन में जो कण घूमता है उसकी गतिज ऊर्जा बताओ। ठीक। तो गतिज ऊर्जा जो है उसे K मान लेते हैं, वो होती है 12mv²। और V का मान यहाँ से लगाते हैं, देखो कितना होगा V का मान। V का मान होगा BQR/m, यहाँ रख देते हैं। ऐसे 1/2m ऐसे। अब इसे ठीक करते हैं। ठीक करते हैं तो क्या मतलब, इन पे स्क्वायर लगा देते हैं, हम नीचे कर देते हैं। तो कुल मिला के सूत्र कैसा बन जाएगा, देखो 1/2b² Q²R²/m। तो ये है कण की गतिज ऊर्जा का सूत्र, इसको याद रखना है। आवर्तकाल, कितनी त्रिज्या पे घूमेगा, ये सब चीज़ें हैं। ठीक। अब सवाल ये है कि ये तो समझ लिया हमने कि भाई कण को त्वरित करने का, कण की चाल बढ़ाने का एक यंत्र है साइक्लोट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र वृत्त पे घुमाता है कण को, और खांचों के बीच में जब कण पहुंचता है, उन खांचों पर लगा हुआ विद्युत क्षेत्र जो समय समय पर प्रकट होता है, जिन समय पर वो आता है कण वहाँ पे, वो उसकी चाल बढ़ाता है। ये तो बात समझ में आ गई हमारी। अब बात आई कि जो चित्र है इसका वो कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा। तो जो एनसीईआरटी में चित्र है वही बना के आना है आपको। एनसीईआरटी के चित्र को मैं फाइनली एक बार 2 मिनट में लिख के आपको याद करवा देता हूँ, ओके कर देता हूँ इसको। ठीक है। तो ये सूत्र तो आपने देख ही लिए होंगे। अब मैं चित्र पे आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ थोड़ा सा। जो चित्र है एनसीईआरटी का वो याद करवाता हूँ मैं आपको। चलिए
चित्र जो दिखाया गया है इस तरह का चित्र दिखाया गया है, देखिए यूं। ये दो डिस्क बनाई गई है, देखिए ऐसे ऐसे, और यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है इस पूरे क्षेत्र में। ये मान के चलिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है। इस तरह की जो डॉटेड होती है चुंबकीय क्षेत्र वो बाहर की तरफ होती है, और जो क्रॉस वाली होती है ऐसे, है ना, ये वाली जो होती है ना, ये अंदर की तरफ होती है। अभी हम समझेंगे इस चीज़ को भी, ये बताने का तरीका है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र निकालने पे हम इस अध्याय में अभी पहुँचेंगे। तो ये लगा दी चुंबकीय क्षेत्र, इसको लिख देते हैं B। ये बना दी डिस्क D1, ये बना दी D2, ठीक। और इसके बाद दोलक, इन दो डिस्क से जोड़ दिया दोलक। कैसा दोलक है? AC दोलक। मैं लिखता हूँ AC दोलक, जो ऑल्टरनेटिंग करंट देगा, प्रत्यावर्ती धारा देगा या प्रत्यावर्ती रूप से बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र देगा इन दोनों प्लेटों को। इन प्लेटों के बीच में आवेशित कण को यूं घुमाया गया, देखिए यूं, और यहाँ से बाहर निकाल लिया गया ऐसे। यहाँ पर जैसे ही बाहर निकाला है, यहाँ पर लिखा हुआ है निर्गम झिर्री, यानी जिससे बाहर निकाला गया है। ये है कण, ठीक। विक्षेप पट्टिका यहाँ पर एक लगाई गई है, विक्षेप पट्टिका। ये विक्षेप पट्टिका जो है ये क्या करती है? कण को एक विक्षेप देती है जो बाहर निकालेगी उसको, विक्षेप पट्टिका। चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ से बाहर, वो हमने बता दिया, चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ से बाहर है। तो ये जो चित्र है, आपको ये चित्र बना के आना है परीक्षा के अंदर, ठीक। अब कहीं कहीं पर क्या करते हैं लोग कि इसके बताते हैं कि भाई ये जो है इसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, सीमा। तो यहाँ पे सीमा कुछ नहीं है। सीमा लिमिटेशन बताते हैं प्राइवेट किताबों में, इसकी सीमाएं बताते हैं कि सीमा है छोटे, बहुत छोटे कण पे काम नहीं करेगा, प्रकाश की चाल पे काम नहीं करेगा, ये सब वो सब फालतू की बातें करते हैं लोग। NCERT में ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं आपको उस बारे में कोई सवाल पूछा जाएगा, नहीं आपको उसके बारे में कुछ बताना है, ठीक। कोई भी आवेशित कण हो सबके लिए मान्य है, सब पर ये काम करता है। सूत्र बना लिए, चित्र बना लिया आपने NCERT का, ठीक। समझ गए इसको कैसे कैसे काम हो रहा है, वो मैंने पूरा समझा दिया आपको, ठीक। समझना ज़रूरी है। लिखने के लिए क्या है, आप अपनी भाषा जो मैंने कहा उसको, और फिर मैं नोट्स दूंगा आपको। जो नोट्स है वो आपके पास रहते हैं, अपनी वीडियो के साइड में PDF डाउनलोड कर लेंगे, और फिर छोटा सा नोट बना के दूंगा मैं इसका, इसे आप याद कर लेंगे। चित्र भी बना के दूंगा मैं ये वाला, तो आप समझ लेंगे कहाँ क्या हो रहा है। इसको याद कर लेना, 2 मिनट का काम है ये। 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में इस पर मिलते हैं, ओके। तो ये था साइक्लोट्रॉन। अब इस पर यहाँ एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये रहा, देखो, ये है उदाहरण 4.4। उदाहरण 4.4 है ये भी बता देता हूँ, ये तो आसान सा उदाहरण है। उदाहरण 4.4 ये रहा, देखो, ठीक। साइक्लोट्रॉन की दोलन आवृत्ति जो है ये होती है BQ2πm। ये कहता है ये 10 मेगाहर्ट्ज़ है, यानी 10 × 10⁶ हर्ट्ज़ है। ये है 10 मेगाहर्ट्ज़ है, मिलियन हर्ट्ज़ भी बोल देते हैं इसको। प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रचालन चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए, यानी B का मान बताना है। तो आपको ये चीज़ एक मिल गई, देखिए ऐसे। द्रव्यमान m प्रोटॉन का है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम है। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये m भी मिल गया। देखो यहाँ से प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है आप जानते हैं। प्रोटॉन का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। तो आवेश भी मिल गया आपको यहाँ से, ठीक। यानी आप यहाँ प्रोटॉन का आवेश लगाएंगे, उसका द्रव्यमान लगाएंगे, पाई का मान लगाएंगे, आवृत्ति आपको मिल गई है, ये रही है। यानी इस चीज़ से आप क्या निकाल लेंगे, B निकाल लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बता देंगे आप, ठीक। गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। गतिज ऊर्जा की गणना करने के बाद त्रिज्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर, ठीक। तो
तो उसके लिए क्या करेंगे, सूत्र, दूसरा सूत्र क्या है हमारे पास, ठीक, दूसरा सूत्र है हमारे पास त्रिज्या का। कितनी त्रिज्या होती है, R इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू। ठीक, अब यहाँ पे देखिए V हमें चाहिए V, तो R बता रखा है, R बता दिया, R का मान कितना बताया, ये बताया 60/100 मीटर में, क्योंकि 60 सेंटीमीटर दे रखा है तो मीटर बना दिया मैंने, 60 मीटर है। यहाँ R लगेगा, M लगेगा, B को लगेगा, तो क्या मिल जाएगा, चाल मिल जाएगी। चाल मिल जाएगी तो गतिज ऊर्जा बन जाएगी 12 mv²। ऐसे गतिज ऊर्जा बना लेंगे इसकी आप, M लग गया, V लग गया। या फिर एक सूत्र और है b² q²/2m, अभी जो मैंने बताया था, दूसरा वो भी लगा सकते हैं। तो आपको चाल मिल गई, इससे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगी गतिज ऊर्जा। अब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से विभाजित कर देंगे। इसे पीछे के एग्जाम में मैंने बताया कि जूल की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश से उसे विभाजित कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं जूल वाली एनर्जी को। तो यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा कैसे बदलते हैं, जो एनर्जी जूल में आती है, जो ऊर्जा जूल में आती है उसको इलेक्ट्रॉन के आवेश से डिवाइड कर देते हैं, वो बन जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किलो 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो किलो में बन जाती है। कुल मिला के यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, बी, और यहाँ बी ये सब आर रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, चाल मिल जाएगी। चाल को रख देंगे गतिज ऊर्जा में तो गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक, इस तरह का ये सवाल है। तो ये था साइक्लोट्रॉन। इसके बाद हम आगे बढ़ गए, हमारा आ गया 5 नंबर का बिंदु, विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो सावर्ट नियम। ठीक, ये पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, इसको बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मानना है आपको, बोर्ड लेवल पर इसको याद करना है आपको। ठीक।